अस्सलामुअलैकुम। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है कि आप लोग बिल्कुल खैर आफियत से होंगे। तो आज का जो टॉपिक है वो हम उसी से आगे शुरू करेंगे। पीछे हमने पढ़ा था वेरियस कॉन्सेप्ट ऑफ नेशनल इनकम। आज हम उसकी पैमाइश करेंगे, मेथड्स ऑफ मेजरमेंट ऑफ नेशनल इनकम। यानी कि हम आज पढ़ेंगे कौमी आमदनी की पैमाइश के तरीके आज हम डिस्कस करेंगे। बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ये पहला चैप्टर हमने शुरू किया है, तो इस चैप्टर में से ना वेरियस कॉन्सेप्ट ऑफ नेशनल इनकम और ये मेजरमेंट ऑफ नेशनल इनकम, इन दोनों में से एक क्वेश्चन जो है ना वो लाजमी हर बार वो देता है। ये बीकॉम की बात कर रहा हूँ मैं। बीएससी में ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इस चैप्टर में वो कभी कभी उठा लेता है क्वेश्चन, लेकिन बीकॉम के हवाले से बहुत ही परफेक्ट क्वेश्चन है ये दोनों क्वेश्चन जो है। तो अब पीछे जो हमने पढ़ा था ना वो हमने पढ़ा था, वैसे कॉन्सेप्ट पढ़े थे नेशनल इनकम के, लेकिन इधर हमने कॉन्सेप्ट नहीं पढ़ने, हमने इसकी पैमाइश करनी है कि कैसे एक मुल्क की इनकम को वो जमा करते हैं, कौन कौन से तरीके हैं जिससे वो जमा कर सकते हैं और उनकी जो इनकम है वो उनको हासिल होती है। तो 3 तरीके हैं भैया इनकी, इसकी ना नेशनल इनकम को मेजरमेंट करने के लिए 3 हमारे पास तरीके हैं। तो सबसे पहला तरीका है जी हमारे पास पैदावार का तरीका। इसको हम क्या कहते हैं? प्रोडक्ट मेथड। और दूसरे नंबर पर हमारे पास है जी आमदनियों का तरीका, उसको हम कहते हैं इनकम मेथड। और तीसरा हमारे पास है जी कुल खर्च का तरीका, उसको हम कहते हैं एक्सपेंडिचर मेथड। तो ये 3 तरीके हैं। तो आज हमने इंशाअल्लाह ताला ये तीनों तरीके कवर करने हैं। तो सबसे पहले हमने करना है जी पैदावार का तरीका। अच्छा, इसको बाज़ारी कीमत के लिहाज से भी कहते हैं, बाज़ारी कीमत के लिहाज से। अब ये आपने बुक से याद नहीं करना, मैं आपको इसका तरीकाकार समझाऊंगा कि कैसे हमने इसकी पैमाइश करनी है। तो सबसे पहले हम शुरू प्रोडक्ट रूल जो है, प्रोडक्ट जो मेथड है उसको हम डिस्कस करेंगे, उसको पढ़ेंगे। तो पहले तो आपने लिख लेना है कि पैदावार हमारे पास कौन कौन सी पैदावार है जिसको हमने जमा करना है। सारी नहीं कर सकते हम, डेफिनेटली बहुत ज़्यादा पैदावार होती है, बहुत सारी अशिया जो है वो उसकी प्रोडक्शन होती है, तो हम सारी पैदावार को नहीं लिखेंगे। हम क्या करेंगे, कुछ लिख लेते हैं। जैसे कि मैं ना सबसे पहले इधर मैं लिखता हूँ अशिया। अशिया में आज कौन कौन सी हम चीज़ें इसमें जमा करेंगे? गंदम करेंगे, चावल करेंगे, कपास करेंगे, फिर मकई करेंगे, फिर गन्ना करेंगे, ये होगी। फिर हम दूसरे नंबर पर पैदावार में खिदमात भी शामिल होती हैं, ये याद रख लें। डॉक्टर की खिदमात को हम देखेंगे कि वो कितने, इसको जमा करेंगे। फिर उस्ताद, फिर वकील और जज, यानी कि ये हम खिदमात जो है ना इन सब को जमा करके लिखेंगे। ठीक हो गया। अब मैं क्या करने लगा हूँ, एक गोशवारा बनाने लगा हूँ। ये बुक से याद नहीं करना, बुक से ना ये याद जब करते हैं ना तो वो मतलब भूल जाता है। तो हम वैसे मैं आपको इसका बताता हूँ कि इसको आपने लिखना कैसे है, इसके गोशवारे को। तो सबसे पहले हम लिखते हैं, पहले अशिया लिखते हैं, फिर उसके बाद उसकी कुल पैदावार लिखनी है हमने। फिर आगे हमने कुल पैदावार के बाद हमने लिखनी है फ़ी मन कीमत, उसकी फ़ी मन जो है वो कीमत कितनी है। फिर इधर लिखना है कुल मालियत। मैं मतलब आपको वैसे समझाने के लिए ये बता रहा हूँ,
तो आपने ऐसे लिखना है, आपने अपने पास कैलकुलेटर जो है वो रख लेना है। तो मिसाल के तौर पर मैं इधर लिखने लगा हूँ, सबसे पहले हमने गंदम ली थी तो मैं गंदम लिखने लगा हूँ। कुल पैदावार आपने लिखनी है 1 साल की, कि 1 साल में कितनी पैदावार हुई है कुल। तो मैं इधर लिखने लगा हूँ 10 मन, फ़र्ज़ करने लगा हूँ, आप अपने से जितनी मर्ज़ी फ़र्ज़ कर सकते हैं। और उसकी फ़ी मन जो कीमत है वो होगी जी हमारे पास 10 फ़ी मन। इन दोनों को देनी है हमने ज़रब। जब इन दोनों को ज़रब देंगे तो मेरे ख्याल से 10 100 बनता है, 100 रुपये हो गया जी कुल पैदावार। फिर हमारे पास आ गए जी चावल। चावल हमारे पास कुल पैदावार हुई है जी 15 मन, और उसकी जो कीमत है वो होगी जी 10 फ़ी मन। ये हो गया जी 150 तकरीबन, मतलब जितना भी आएगा ना तो इसको ज़रब दे के आपने देख लेना है। फिर इसके बाद हो गया जी कपास, वो हमारे पास होगी जी 20 मन पैदावार हुई है, ज़रब इसकी कीमत होगी जी 10 फ़ी मन। ये आप चेंज भी कर सकते हैं, ये बिल्कुल ऐसे नहीं लिखना, चेंज करके लिख लेना, लेकिन ये है कि आपके पास कैलकुलेटर होना चाहिए, तो इसको जमा कर ज़रब करके फिर आपने लिखना है। तो इस वजह से मैं डायरेक्ट ही लिख रहा हूँ 10 सेम। इसकी होगी जी 100 रुपये। फिर आपने लिख लेनी है मकई, फिर उसकी कीमत होगी जी 25, और उसकी कीमत होगी जी 10 20 कर लेते हैं। तो ये कितना आ गया जी हमारे पास, तो इधर आ गया जी हमारे पास फ़ी मन, तो ये आ गया जी हमारे पास 500 रुपये। ठीक हो गया। अभी आपने इसको जमा नहीं करना, ये जो कुल मालियत है इसको जमा करना है। अभी हमने खिदमात भी लिखनी है। खिदमात लिखने का तरीकाकार देख लें, बस इतनी बहुत है ये वाली। खिदमात लिखने का तरीकाकार क्या है कि हमने पता क्या करना है, अब हमने लिखनी है खिदमात कुल अफराद फ़िक्स आमदनी कुल मालियत, क्योंकि जो खिदमात सर अंजाम देते हैं वो अफराद होते हैं, पैदावार नहीं देते वो। डॉक्टर हमारे पास इस बार हुए हैं जी 1 साल में 10, 100 कर लें। और उसकी फ़िक्स आमदनी मतलब एक बंदे की इनकम जो है ना वो है जी 15,000 फ़िक्स आमदनी। इन दोनों को देंगे हम ज़रब। तो मिसाल दे रहा हूँ मैं, मेरे पास आ गए जी इतने 15,000 रुपये आ गए। फिर हमारे पास आ गए जी उस्ताद। उस्ताद की कुल पैदावार हुई है 150, और उसकी जो फ़िक्स आमदनी है वो होगी जी हमारे पास 20,000 फ़िक्स आमदनी। तो इन दोनों को ज़रब देंगे तो 1 साल की इनकम उनकी आ जाएगी, वो फ़र्ज़ कर लें इतनी आ गई, ये रुपए हो गए। फिर हमारे पास आ गए जी जज, वो इस 1 साल में कितने जज जो हैं वो बने हैं, तो वो हो गए जी 200, और उसकी फ़िक्स आमदनी हो गई जी 20,000। और इन दोनों को हम जब ज़रब देंगे तो वो हो गया जी तकरीबन इतने। अब ये 3 ये, और ये सारी कुल मालियत ये जो लिखी है, और साथ में भी ये भी, यानी कि आपने बिल्कुल ऐसे इसको जमा करना है, और इधर आपने लिख देनी है। मिसाल के तौर पर ये बनेगी जी हमारे पास इतनी। तो ये पैदावार के तरीके से हमने कौमी आमदनी की पैमाइश कर ली। ठीक हो गया। अब इसमें कौन कौन सी चीज़ें हैं जो शामिल नहीं होती, तो वो एक तो बिला मुआवजा खिदमात हैं। बिला मुआवजा खिदमात ऐसी खिदमात जो हम काम करते हैं या काम करवाते हैं घर में, अम्मी से करवाते हैं काम, या ख़ुद जो जूते पॉलिश करते हैं या सुबह इस्त्री करते हैं, मतलब जो भी हम खुद काम करते हैं या कोई जिस किसी से करवाते हैं, तो वो जो उनके हम पैसे नहीं देते उसको, तो वो जो खिदमात होती हैं वो कौमी आमदनी में शामिल नहीं होती। ठीक हो गया। अच्छा जी, अब एक तरीका तो हमारे पास हो गया। अब जो दूसरा तरीका है वो कौन सा तरीका है जी हमारे पास, वो है आमदनियों का तरीका। इसको हम कहते हैं मुआवज़ों के लिहाज से। दूसरा तरीका आमदनियों का तरीका, और वो होगा जी मुआवज़ों के लिहाज से। अब इसको लिखना कैसे है, हमने फ़र्स्ट ईयर में ना हमने आमलीन पैदाइश पढ़े थे, जिसको हम बोलते हैं, इधर लिख देता हूँ, फैक्टर ऑफ
प्रोडक्शन, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन या आमलीन पैदाइश हमने पढ़े थे कौन कौन से? ज़मीन, मेहनत, सरमाया, तंजीम, ये हमने पढ़े थे 3-4। अच्छा, तो फिर हमने ये भी पढ़ा था कि अगर ज़मीन हमारी नहीं है तो हमने उनका देना क्या है? लगान या किराया। फिर हमने मेहनत, अगर जो भी कर रहे हैं मेहनत इस मुल्क में, उसको मेहनत को हम मज़दूरी देते थे, सरमाए को हम सूद देते थे और तंजीम को हम क्या देते थे? मुनाफा। अब आपने करना क्या है? सबसे पहले आपने लिखना है किराया या लगान। तो इसमें लिखना क्या है कि इस मुल्क में जितने भी किराए या जितने भी लगान हैं उन सब को हमने क्या करना है? जमा। इस मुल्क में वो जमा करना है। ठीक हो गया। इसके बाद दूसरे नंबर पर आ गया जी हमारे पास मजदूरी। तो इस मुल्क में जो भी 1 महीने बाद या हफ्ते बाद या 1 दिन बाद मजदूरी ले रहा है उन सब को हमने जमा करना है। फिर तीसरे नंबर पर क्या आ गया जी? सूद। तो इस मुल्क में जितने भी सूद हैं या कि उन्होंने कर्जा लिया हुआ है, जब किसी भी किस्म का जो सूद है, वी इंक्लूड ऑल दैट इंटरेस्ट है विच हैज़ बीन अर्नड बाय द पीपल, जो लोगों से हम कमा रहे हैं, एंड फर्म एट्सेट्रा ड्यूरिंग आ ईयर, यानी कि किसी फर्म से या किसी भी लोगों से जो भी हम कमा रहे हैं इंटरेस्ट विद इन ईयर, वो हमने सब सूद को, जितने भी सूद होंगे, सूद का पैसा सबको जमा करना है। फिर आखिर पे आ गया जी नफ़ा। तो नफ़ा हमने अब बाद में आखिर पे क्या होगा? द प्रॉफिट अर्न बाय अ बिजनेसमैन पर्सन आर इंक्लूड, जो भी बिजनेसमैन हो गए या जो भी को काम कर रहा है, कारोबार कर रहा है, जिसमें कंपनीज है, कोऑपरेटिव टैक्स, जितना भी जो भी चीज़ें हैं, उसका जो मुनाफा हासिल होने वाला है उन सब को हमने करना है जमा। तो जमा करेंगे तो हमारे पास एक इक्वेशन बन जाएगी। उस इक्वेशन को हम क्या कहेंगे? ये देखें, हमारे पास आ गई जी इनकम इज़ इक्वल टू, लगान को हम कहते हैं वेजिज़ प्लस दूसरे नंबर पर मजदूरी थी, पहले नंबर पर वेजिज़ नहीं, पहले नंबर पर आ गया जी हमारे पास रेंट प्लस वेजिज़, दूसरे नंबर पर था वेजिज़, फिर तीसरे नंबर पर इंटरेस्ट और चौथे नंबर पर आ गया जी हमारे पास पाई। तो ये इक्वेशन बनती है हमारे पास। दूसरा जो तरीकाकार है उसको अप्लाई करने, ये बनती है इक्वेशन। ठीक हो गया। अब जो तीसरा तरीका है वो हमने पढ़ा है जी एक्सपेंडिचर मेथड, उसको हम कहते हैं कुल खर्च का तरीका। ये बिल्कुल ऐसे आप लिख सकते हैं पेपर में, इसमें ज़्यादा एडिशन भी कर सकते हैं। ये जो मैंने चीज़ें लिखी हुई हैं इसमें आप एडिशन कर सकते हैं, बाकी सेम एज इट इज़ पेपर में क्वेश्चन लिखेंगे तो इंशाल्लाह ताला वो आपको नंबर लाजमी देगा, परेशान नहीं होना। कुल खर्च का तरीका। अब कुल खर्च के तरीके में मैं आपको बेसिक चीज़ें बता देता हूँ। ये इक्वेशन पहले समझ लें, C+S, यानी कि हमारी इनकम किसके बराबर होती है? फ़र्ज़ कर लें 1000 रुपया हमारे पास आया, उसमें से 800 रुपया कंजप्शन हो गई, यानी कि हमने खर्च कर दिया, और 800 रुपया हमने क्या कर दिया? सेव कर दिया। 200 रुपया फ़र्ज़ कर लें, कंजप्शन 800 होगी, 200 हमने सेव कर दिया, तो वो 200 + 800 हो गया 1000, वो हमारी इनकम के बराबर होता है। लेकिन ये जो 100-200 रुपया पड़ा हुआ है, ये जब तक तो पड़ा हुआ है तब तक इसका फ़ायदा कोई नहीं है, घर में ये खर्च हो जाएंगे विद द पैसेज ऑफ टाइम, आहिस्ता आहिस्ता ये खर्च होते रहेंगे। इसको ख़त्म करने के लिए हमने क्या किया? एक नई इक्वेशन को बनाया जिसको हम कहते हैं y = C+I। आई यहाँ पर क्या है कि जो भी चीज़ें, जो हमने पैसे सेव किए हुए हैं उनको हमने करना है आगे इन्वेस्टमेंट।
आगे क्या करना है, उसकी सरमायाकारी। तो ये बात याद रख लें कि सेविंग इज़ इक्वल टू हमेशा इन्वेस्टमेंट के बराबर होती है। सेविंग किसके बराबर होती है, इन्वेस्टमेंट के बराबर होती है। सेविंग किसके बराबर होती है, इन्वेस्टमेंट में। अब चार चीज़ें इसमें है। एक तो एक घर के हम जिस घर में जो अखराजात होते हैं और सेविंग होती है और सरमायाकारी होती है, वो चीज़ें लेनी है। और एक गवर्नमेंट की जो खर्चा अखराजात होते हैं और उसकी जो सरमायाकारी होती है, हमने वो लेनी। सिर्फ लिखना है हमने। मैं आपको पॉइंट्स बता देता हूँ, उसमें आपने अपनी मर्ज़ी से लिखना है। निजी सरफी खर्च, ये एक बंदे की प्राइवेट खर्च है। जो एक बंदा अपने घर में चीनी, आटा, घी खरीदने के लिए जो पैसे खर्च करता है, उसको हम क्या कहते हैं, निजी सरफी खर्च। दूसरे नंबर पर निजी सरमायाकारी। अब निजी सरमायाकारी जो उसने खर्च कर दिए चीनी, आटे, घी पर, अगर बच गए पैसे तो फिर वो क्या करेगा, उसका कारोबार करेगा। ये हो गया जी 2। फिर तीसरे नंबर पर अब हो गया निजी सरकारी खर्च। अब ये हो गया जी हमारे पास निजी सरकारी खर्च का मतलब क्या है कि वो अखराजात जो गवर्नमेंट करती है हर हाल में, तनख्वाहें देती हैं, वो तो देती हैं कि नहीं, और उसके बहुत सारे तनख्वाहों के अलावा जो वो हर हाल में करती हैं, मेन तनख्वाहें देती हैं। फिर जो सरकारी सरमायाकारी होती है वो कौन सी होती है, अगर उसके पास पैसे गवर्नमेंट के पास बच गए तो सरमायाकारी करेगी वो, फिर उससे कारोबार करेगी, नए डैम बनाएगी, नई यूनिवर्सिटीज़ बनाएगी, नए कारखाने बनाएगी, जो भी। अब देख लें, निजी सरफी खर्च, निजी सरमायाकारी है, फिर सरकारी खर्च है, इसके साथ निजी ना लिखें, फिर सरकारी सरमायाकारी हो गई। ठीक है, तो अब अगर मैं इन दोनों को सेव करूं, यानी कि इन दोनों को मैं इज इक्वल करूं, y इज इक्वल टू सी प्लस एस थी, फिर इज इक्वल टू सी प्लस आई। तो ये देखें, सी प्लस एस, ये माइनस का, ये भी माइनस का, आई, तो ये दोनों एक दूसरे के साथ कट जाएंगे, तो ये बच जाएगा एस इज इक्वल टू आई। तो सेविंग हमेशा किसके बराबर होती है, आई के बराबर होती है, और कौमी आमदनी किसके बराबर होती है, सी प्लस आई के। तो ये आपने याद रख लेना है। मुझे उम्मीद है कि इसकी आपको समझ आई होगी। अगर समझ आई है तो इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को लाजमी दबा दिया करें, क्योंकि आने वाली वीडियो वो पहले आपको मसूल हो। शुक्रिया, खुदा हाफिज़।